So hey guys, welcome back to our channel, that is BSc Pass. The topic which we are discussing today is of class 9 chapter number 5, that is the fundamental unit of life, cell. तो उसके अंदर हमने जो टॉपिक ख़त्म कर लिया था वो था अबाउट कि सेल क्या होते हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, शेप, साइजेस वगैरह के बारे में हमने पढ़ लिया था। अब हम बात करते हैं कि सेल के अंदर क्या क्या होता है। अभी तक हमने बात किया था कि कोई भी जो ह्यूमन लाइफ है या फिर ह्यूमन बॉडी है या किसी की भी बॉडी है, इट इज़ मेड अप ऑफ सेल, ठीक है, वो सेल से बनी है। पर अब ये भी समझने वाली बात है कि सेल भी किसी दूसरी चीज़ से बना है, ठीक है। तो सेल किससे बना है? सेल के अंदर भी बहुत सारे डिफरेंट पार्ट है, बट जो उसके सबसे आउटर में पार्ट है, जो सबसे बाहर पार्ट है, वो क्या है? वो है सेल मेम्ब्रेन। जैसे अगर सिंपल सी बात ऐसे समझे कि अगर ये हमारा, अभी तो सेल बहुत भरा हुआ है, अगर ये हमारा सेल है, ठीक है, ये इसके अंदर न्यूक्लियस है, तो ये जो सबसे बाहर की लेयर है ये क्या है? ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इक्वल टू सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो अलग है, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये क्या है? सबसे बाहर की जो लेयर होती है वो क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब ये जो सेल मेम्ब्रेन है, इसी को क्या बोलते हैं? इसी को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। सेल मेम्ब्रेन को ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्लाज्मा से बनी होती है, ठीक है। तो बहुत ही लॉजिकल सेंस, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी है इसमें, ठीक है, बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ प्लाज्मा, ठीक है, क्योंकि ये प्लाज्मा से बनी होती है। प्लाज्मा ब्लड का एक कंपोनेंट होता है, ठीक है। अगर आपने कभी पढ़ा हो कि ब्लड के अंदर क्या होता है, तो ब्लड के अंदर 4 चीजें होती हैं, ठीक है। क्या क्या होता है ब्लड के अंदर? व्हाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, प्लाज्मा और प्लेटलेट्स, ये 4 चीजें होती है। तो उसमें से एक पार्ट होता है प्लाज्मा, ठीक है। तो वो प्लाज्मा से बनी होती है ये सेल, जो इसकी सेल मेम्ब्रेन होती है। इतनी बात समझ में आ गई? इसीलिए इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। जो बताया सबसे बाहर के लिए सेल, सेल की बात चल रही है ना, क्लियर है इतनी बात? नेक्स्ट इज, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाई सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन को सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों कहते हैं? तो अब इसको नाम से समझो, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। तो सिलेक्टिवली का मतलब हुआ अपनी मर्जी से चुनकर, ठीक है। सिलेक्टिवली का मतलब क्या हुआ? जैसे मान लो मैंने बोला आई एम वेरी सिलेक्टिव, कि मैं बहुत मतलब चुन चुन के चीजें लेता हूँ, या मैं बहुत चुन चुन के ये चीज करता हूँ, या मैं चुन चुन के खाता हूँ, तो वो हो गया सिलेक्टिव। तो सिलेक्टिवली का मतलब हो गया जो बहुत सिलेक्टिव हो, बहुत चुन चुन के लेता हूँ। परमिएबल का मतलब क्या होता है? अंदर और बाहर आ जा सकना, ठीक है। तो सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब है कि वो मेम्ब्रेन जो अपनी मर्जी से डिसाइड करे कि कौन सा मटेरियल सेल मेम्ब्रेन के अंदर जाएगा और कौन सा मटेरियल सेल मेम्ब्रेन के अंदर नहीं जाएगा, ठीक है। मतलब रिस्ट्रिक्ट करे उनको और अलाउ करे, ठीक है। मतलब कि अपनी मर्जी से अलाउ करे, जिसको मन करे कि भाई ये चीज जो है वो सिलेक्टिवली अंदर जा सकती है और ये चीजें सिलेक्टिवली अंदर नहीं जा सकती, ठीक है। मतलब कि ये चीजों को, मतलब कुछ चीजों को चुन करके अंदर भेजे और कुछ चीजों को चुन करके निकाल दे। इतनी बात समझ में आ गई? वो होता है सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। जैसे एग्जांपल के लिए ऐसे समझो, आपका जो माउथ है, इट इज अ सिलेक्टिव मेम्ब्रेन, मतलब सिलेक्टिवली है। क्यों है? अब मान लो आपके सामने में आपकी फेवरेट डिश रख दूं, तो भूख नहीं भी होगी तो अभी उठा के पेल दोगे, राइट। पर अगर आपको क्या आगे बिल्कुल ऐसी कोई चीज रखी जाए जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, तो भूख भी होगी ना तो भी नहीं खाओगे, है ना, मुंह खुलेगा ही नहीं। तो कुल मिला के आपका मुंह भी सिलेक्टिव है ना। तो इसी तरीके से देखो, हर कोई सिलेक्टिव होता है, तो इसी तरीके से ये जो मेम्ब्रेन है ये भी सिलेक्टिव है। कहती भाई मेरा फेवरेट सामान लाओगे तो मैं खोलूंगी और अंदर आने दूंगी, पर अगर बेकार का सामान लाओगे तो नहीं खोलेंगे। तो इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। समझ में आ गई इतनी बात कि सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों बोलते हैं? क्योंकि कुछ मटेरियल्स को अलाउ करता है सेल के अंदर बाहर आने जाने के लिए, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन को 2 चीज कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और रेडियो। हाँ, कह सकते हो। नेक्स्ट इज व्हाट इज डिफ्यूजन। ये डिफ्यूजन क्या होता है? तो डिफ्यूजन हमने पहले भी पढ़ा है, ठीक है। तो डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है? गैसियस एक्सचेंज, ठीक है। सेल के अंदर और बाहर जब कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन जैसी गैसेज अंदर बाहर आती जाती हैं, उसे डिफ्यूजन कहते हैं, ठीक है। भाई आप देखो, मैंने अभी बोला कि ये अपनी मर्जी से अलाउ करता है किसी मटेरियल को अंदर बाहर आने जाने के लिए, है ना। तो अगर मान लो इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड आई, ऑक्सीजन गई, या ऑक्सीजन आई, कार्बन डाइऑक्साइड आई, तो ये आ जा रही है ना। तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? इस प्रोसेस को बोलेंगे डिफ्यूजन, ठीक है। मतलब जिस प्रोसेस से ये कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है और ऑक्सीजन को लेता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं क्या? डिफ्यूजन के थ्रू आती जाती है। क्लियर है इतनी बात?
बट आपको हमेशा याद रखना है कि जो डिफ्यूजन होता है ना उसका रूल क्या है, कि डिफ्यूजन हमेशा कैसे होता है। तो डिफ्यूजन हमेशा होता है, डिफ्यूजन हो चाहे ऑस्मोसिस हो, ऑस्मोसिस क्या भी बताऊंगा, पर ये हमेशा क्या होता है, हमेशा हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन होता है। ठीक है, अब ऐसे मतलब समझो क्या है इसका मतलब क्या है। आपने कभी चने भिगोए हैं पानी में, है ना, चने भिगोने पड़ते हैं उबालने से पहले। तो चने भिगोते हैं तो जब आप रात को भिगो तो सुबह उठो तो वो मोटे मोटे हो जाते हैं। उसने क्या किया, उसने पानी को सोख लिया, पानी को अंदर ले लिया, ठीक है, स्वेल हो गया, वो फूल लिया, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि जो मतलब कि हमारा छोले थे, जो हमारा चिकपी था, उसके अंदर का जो कंसंट्रेशन था वो बहुत लो था। ठीक है, उसके अंदर का जो वाटर कंसंट्रेशन था वो बहुत लो था, और बाहर हमने उसे पानी में रखा जिसका वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो वो बाहर वाला जो पानी था वो अंदर चला गया। इतनी बात समझ में आई। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं, ये याद रखना है आपको कि हमेशा हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन ही ट्रांसफर होता है। अभी मैं पूछूंगा दोबारा, क्योंकि ये आगे पिछला जो पेज आएगा अभी इस पे, उसमें कुछ टॉपिक्स है जिसमें ये बार बार यूज होगा। मैं आपसे बार बार पूछूंगा कि भाई क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो आपको ये याद रखना है कि हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन ही हमेशा होता है। मेरे को सुनाई दिया दीदी तुझे ना राजमा खाने हैं। ओके, तो इतनी बात समझ में आ गई डिफ्यूजन क्या होता है, और साथ ही में जो एक्सचेंज होता है वो कहाँ से होता है, हमेशा हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन होता है। नेक्स्ट अब ये तो था कि गैसेस जब अंदर बाहर जाएंगी तो उसे डिफ्यूजन कहा जाएगा। ठीक है, जब गैसेस अंदर बाहर आएंगी जाएंगी तो उसे डिफ्यूजन कहा जाएगा। पर अगर वाटर भी तो अंदर बाहर आएगा जाएगा, है ना भाई, वाटर भी तो अंदर बाहर आएगा जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे ऑस्मोसिस। ठीक है, उसको बोलेंगे ऑस्मोसिस। जब सेल मेम्ब्रेन से वाटर या फिर वाटर मॉलिक्यूल अंदर बाहर आएंगे जाएंगे तो उसको बोलेंगे ऑस्मोसिस। ऑक्सीजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि गैसेस अंदर बाहर होंगी तो डिफ्यूजन, और अगर वाटर अंदर बाहर होगा तो क्या बोलेंगे, ऑस्मोसिस। क्लियर है, डन सबको यहाँ तक। इसके अलावा अब ये जो अगला क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ है, ये वही क्वेश्चन है जो मैंने अभी आपसे बताया कि इंट्रासेलुलर मूवमेंट कैसे होती है। वही वाटर और गैसेस जो है वो कैसे जाते हैं, हमेशा हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, वही लिखा। अगली चीज, व्हाट इज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, अब ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जैसे कि यही छोले में आपके पानी के अंदर छोले भिगोती है, तो वो एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बन गया। क्यों, क्योंकि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है कि जो सॉल्यूशन है, जिस सॉल्यूशन में हमने रखा है, उस सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन होता है वो ज्यादा होता है किसके मुकाबले, सेल के कंसंट्रेशन के मुकाबले। ठीक है, सेल के कंसंट्रेशन के मुकाबले। मैं यहाँ पे समझाता हूँ इसको। ये बर्तन है, ठीक है, इसके अंदर ये सेल है हमारा, ठीक है, सेल है, मान लो छोले हैं, जो भी है, ठीक है। इसका कंसंट्रेशन क्या है, इसका कंसंट्रेशन लो है, ये मैंने एरो लगाया नीचे क्यों, इसका कंसंट्रेशन लो है, और जो पानी हमने डाला उसका कंसंट्रेशन ज्यादा है। ठीक है, तो क्या होगा ऐसे में, हमेशा हाई टू लो कंसंट्रेशन होता है। ठीक है, तो ये वाला जो पानी है वो क्या चला जाएगा, छोलों के अंदर चला जाएगा, यानी कि सेल के अंदर चला जाएगा, और सेल क्या हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा। ठीक है, सेल फूल जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। तो ऐसे वाले सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, ऐसे वाले सॉल्यूशन को बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, कौन से सॉल्यूशन को, जिसके अंदर जो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का वो ज्यादा हो, किसके मुकाबले, सेल के कंसंट्रेशन के मुकाबले। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। नेक्स्ट पेज पे आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब ये है कि सेल के अंदर भी और सेल के बाहर भी दोनों का कंसंट्रेशन इक्वल हो। ठीक है, सेल के अंदर भी और सेल के बाहर भी दोनों का कंसंट्रेशन इक्वल हो। पर अभी तो हमने पढ़ा था कि हमेशा हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन जाता है, तो यहाँ पे कहाँ जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, कहीं नहीं जाएगा, ना तो सेल के अंदर आएगा वाटर, ना ही सेल से बाहर जाएगा वाटर, वो वहीं पे रहेगा, जिसके अंदर जो जितना है वहीं रहेगा। क्यों, क्योंकि हमेशा हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन ही आता जाता है, और यहाँ पे किसी एक का हायर है ही नहीं है। समझ में आ गई इतनी बात। तो ये होता है क्या, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है,
और तीसरा क्या है इसके अंदर, तीसरा है इसके अंदर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। वो हाइपोटोनिक था, जो पीछे था ना वो हाइपोटोनिक था, ये हाइपरटोनिक है, ठीक है। तो अब ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कौन सा होता है? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन वो होता है जिसके अंदर सेल के अंदर का जो कंसंट्रेशन है वो हायर हो और बाहर के सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन लो हो, ठीक है। सेल के अंदर का जो कंसंट्रेशन है वो ज्यादा है, बाहर का कंसंट्रेशन लो है। तो अभी आपको रूल मालूम है कि हमेशा हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन जाता तो पानी अंदर आएगा या बाहर जाएगा? बाहर जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि अंदर तो हायर कंसंट्रेशन है ना, अंदर हायर कंसंट्रेशन है, सेल के अंदर हायर कंसंट्रेशन है। अगर वहां हायर है और बाहर लोअर है तो पानी तो बाहर निकल आएगा ना इसका, ठीक है, क्योंकि हमेशा हायर टू लोअर जाता है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा? सेल क्या हो जाएगा? श्रिंक हो जाएगा। भाई जब सेल के अंदर का पानी बाहर निकल जाएगा तो सेल का क्या होगा हाल? श्रिंक हो जाएगा, पतला हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। तो ये कौन सा होता है? ये होता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ये चने की बात हो रही है। नहीं, चना भी तो फूलता ही है। चना श्रिंक होने की बात हो रही है कि श्रिंक कब होगा, ठीक है। क्लियर है इतनी बात समझ के? तो इस तरीके से होता है, ठीक है। ये तीनों सॉल्यूशन क्लियर है, बिल्कुल डन। लास्ट एक चीज जो इसके अंदर लिखी हुई है दैट इज एंडोसाइटोसिस, ठीक है। ये एंडोसाइटोसिस क्या होती है? तो अमीबा जिस तरीके से अपना फूड लेता है, अमीबा जिस तरीके से अपना फूड लेता है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को बोलते हैं एंडोसाइटोसिस, ठीक है। अमीबा जिस तरीके से अपना खाना लेता है या फिर फूड लेता है उसको बोलते हैं क्या? एंडोसाइटोसिस। ये पता नहीं मैंने आपको पिछली क्लास में समझाया था, समझाया था ना बना के वो कैसे आगे जाता है उस तरीके से, ठीक है। तो वो होता है क्या? एंडोसाइटोसिस, ठीक है। उस प्रोसेस को बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। क्लियर है? So that's all for this topic. If you have any doubt, you can always ask us in the comment section. Thank you so much.